बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से आगाज़ करेंगे और 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में शामिल करेंगे। आज की खबरें जो हैं उनकी तरफ हमने बढ़ना है, जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बट उससे पहले जी जो मौसम के हालात चल रहे हैं जी, बहुत सारे लोग जो हैं वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें जी। डेंगू का खतरा भी बदस्तूर है। आज की खबरों की तरफ बढ़ना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, कैसर खोकर साहब एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं और अली रामे सीनियर रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी। खोकर साहब बसंत के शौकीन हैं आप? जी बिल्कुल हूँ जी। आप वो उड़ाया करते थे पतंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, वाह, जबरदस्त। सो फिर कैसी लग रही है आज की खबर? सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है। शहर लाहौर पतंगों से सजेगा। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जो पतंगबाजी है ना, ये बसंत का त्यौहार वो जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें से पतंगबाजी माइनस करनी पड़े तो कोई बात नहीं है। पतंगबाजी माइनस, क्योंकि दाती डोर इस्तेमाल करते हैं ना, तो दाती डोर से कह रहे हैं बसंत का त्यौहार होना चाहिए, पतंगबाजी माइनस करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें दाती तारे इस्तेमाल करते हैं तो इंसानों की जानों का खतरा होता है और गले कट जाते हैं लोगों के। इस तरह के इकदाम होने चाहिए कि ये काम ना हो। और जो पतंगबाजी है उसके लिए एक मखसूस जगह जो है ना वो रखनी चाहिए हुकूमत को, जैसे जल्लो पार्क में रख दे या मीनार पाकिस्तान में रख दे। वहाँ पर अपना जाकर गुस्सा लोग ठंडा कर लें और अपना जोश जज्बा वहाँ पर जाकर दिखा लें जिसने अपना जोश जज्बा दिखाना है, ताकि लेकिन जो शहरी आबादी है उसको महफूज रखा जाए। लेकिन बसंत का त्यौहार भी मनाया होना चाहिए, क्योंकि खुशी के नमाज जो है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले दौर में कुछ सालों पहले मस्जिदों पर हमले होते थे, क्या लोगों ने नमाजें पढ़नी छोड़ दी? तो क्या अब अगर बसंत के त्यौहार की वजह से इंसानी जानों का खतरा होता है तो हम त्यौहार मनाना छोड़ दे? त्यौहार तो होना चाहिए ना, लेकिन इसके लिए इकदाम होने चाहिए, सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए, इसके लिए इकदाम होने चाहिए। और जो पतंग बनाने वाली जो डोर दाती बनाने वाली जो एसोसिएशन है, वो यूनियन है, उनसे रब्ता करना चाहिए। पतंगबाजी एसोसिएशन ने गारंटी भी लिख कर दी है महकमा दाखिला को। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता है जिस तरह के माजी में वाकयात हुए हैं, तो फिर आपको जो है ना उस पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। फिर उस पर आपको कंफर्म सजा देनी चाहिए। जो पतंगबाजी एसोसिएशन है उन्होंने होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है, उन्होंने लिख कर दिया होम सेक्रेटरी को कि हम कोई ऐसी दाती तार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तंदी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना तैयार करेंगे, ना बनाएंगे, ना मैन्युफैक्चर करेंगे, ना सेल करेंगे और ना एक्सपोर्ट करेंगे। इस वाले से उन्होंने लिख कर दिया, तो उस पर अमल होना चाहिए। तो जो सेफ तरीके से बसंत का त्यौहार है वो मनाना की इजाजत होनी चाहिए, ताकि लाहौरियों के त्यौहार है क्या कितने लाहौर में। अच्छा, लाहौर का प्लान किया है कि अंदरूनी शहर में ही होगा और मोटरसाइकिलों का दाखिला बंद किया जाएगा वॉल सिटी की हदूद में, ये प्लान है अली? बिल्कुल। तो फिर ये मखसूस लोगों का त्यौहार नहीं होगा? नहीं, मखसूस लोगों ने, वैसे भी बसंत अंदरूनी लाहौर में ज़्यादातर होती थी, वहाँ पर इसका जो त्यौहार है वो ज़्यादा मनाया जाता है। अब ना तो मैं लाहौरी हूँ, ना मुझे तो लोग बुक कराते थे अंदरून लाहौर में छतें। अब हमें तो अपना बचपन याद है, मेरे क्योंकि ताया के 4 बेटे थे, तो हमारे यहाँ तो ईद से भी ज़्यादा बसंत के त्यौहार की तैयारी हो रही थी। कपड़े सिलवाए जाते थे पूरी रात जाग के, तो वो खाने शाने अलहदा जो है वो बारबेक्यू वगैरह का इंतज़ाम हो रहा होता था। तो ये पूरा एक फेस्टिवल है। बट मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो कि अंदरून शहर में नहीं रहते, अब तो ये बड़ा महंगा हो जाएगा, वो आके छतें बुक कराएं, वहाँ पर खाने शाने का फिर ये शौक की हद तक जो शौकीन लोग, देखो जो शौकीन लोग हैं उनके हद तक तो है। अब आपने ये त्यौहार मनाया, मैंने ये त्यौहार लाहौर में कभी नहीं देखा। मैं जब से लाहौर आया हूँ, 2011 से मैंने लाहौर में हूँ, लेकिन हमारे आने से पहले ही ये त्यौहार जो है वो बंद हो गया। बचपन में तो देखते, तो आप लोगों ने ये एंजॉय किया, आप लोगों को पता है कि किस तरह ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब मेरे लिए तो ये खबर ही है, ख्वाहिश भी है कि मैं ये त्यौहार देखूँ, क्योंकि 2007 में मैंने जब गुड्डी उड़ाना सीखी थी, तो उसके बाद जब पता चला कि अब लाहौर में बसंत किसी दिन जाके मनाएंगे त्यौहार, जब हम आए तो वो बसंत का त्यौहार जो है वो ख़त्म हो चुका था, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। अब चले आ रहा है तो हम भी अपने बच्चों को साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि भाई किस तरह से पतंग उड़ाई जाती है, किस तरह डोर उसके अंदर डालते हैं, कन्नी देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो खैर ये अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं उनकी हदायत थी कि इस त्यौहार को दोबारा से जो है वो बट ये इशू पता क्या है, फिर आपको पॉइंट्स भी पता कहाँ पर ये खतरनाक डोर तैयार की जा रही है, सब चीज़ों का पता। अब अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूँ। जैसे खोकर साहब ने बात की है, एसोसिएशंस वालों ने होम डिपार्टमेंट के साथ पहली मीटिंग उनके साथ हुई है, होम डिपार्टमेंट ने उनके साथ बातचीत की है, उनको उनसे प्लान मांगा है। ये प्लान फिर डिप्टी कमिश्नर ने प्रॉपर बना के वो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने रखती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुराद मेरी ये कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब
उनकी सरबराही में कल ये इजलास हुआ तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा ये तजवीज़ जो है वो रखी कि हमारी ये प्रेपरेशन है, अगर हम महदूद और महफूज बसंत मनाना चाहते हैं तो ये एक तरीक़ाकार है, उसको अपनाते हुए हम बसंत मना सकते हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि पतंग की या डोर के हवाले से, पतंग का एक साइज़ उन्होंने महसूस कर दिया कि इस साइज़ की पतंग होगी तो उड़ेगी, अदरवाइज और डोर भी बड़े साइज़ की पतंग आप बड़े साइज़ की पतंग जो है वो आप नहीं उड़ा सकेंगे, और डोर जो है वो सिर्फ कॉटन की इस्तेमाल होगी। उसके ऊपर जो शीशा लगाया जाता है, एक नंबर्स होते हैं उनके, केमिकल वाली, उस पर तो उन्होंने गारंटी, जैसे खोखर साहब ने कहा ना, एसोसिएशन ने गारंटी दी है कि वो ये वाली डोर जो है वो नहीं देंगे। तो कॉटन वाली आपकी डोर होगी तो उसमें कोई शीशा वगैरह नहीं लगा होगा, कोई केमिकल नहीं लगा होगा। अब उसके बाद पतंग छोटा साइज़, बड़े साइज़ की नहीं। अब आगे, अब गवर्नमेंट, जब ये एसोसिएशन जो हैं इनके साथ जो बातचीत हुई है, फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको एक लाइसेंस देंगे। जो डोर बनाने वाला है या पतंग बनाने वाला, वो गवर्नमेंट के लाइसेंस के बगैर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पतंग की, काइट की नहीं करेगा। डोर की मैन्युफैक्चरिंग वो भी गवर्नमेंट का लाइसेंस उसके पास होगा तो वो ही बना सकेगा। फिर गवर्नमेंट एक QR कोड जो है वो पतंग के ऊपर आपको लगाना लाजमी होगा, ताकि ये मालूम हो कि ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डीलर से ही ली गई है या नहीं। अच्छा। और शहरियों से भी यही कहा जाएगा कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट के जो मंजूर शुदा, अप्रूव शुदा लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ही आपने ये पतंग लेनी और डोर लेनी है। अच्छा, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा इम्प्लीमेंट कराना? देखिए, अब ये एक नेक्स्ट टास्क, ये एक टास्क, एक सेपरेट टास्क है। हम पहले वो बात कर लेते हैं जो उनकी SOPs हैं। SOPs में फिर अगर पतंग की, अगर डोर की बात जैसे मैंने आपको बताई, फिर उसके बाद शहरियों का उन इलाकों में दाखिला जो है, ख़ास तौर पर मोटर बाइक के ऊपर, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी कि वो शहरी इस इलाके, महदूद इलाके में जहाँ पर ये त्यौहार मनाया जा रहा होगा, कि वो मोटर बाइक के जो है वो नहीं, उस पर सवारी नहीं कर सकते। अगर उससे मुतसिल इलाके जो साथ साथ होंगे वहाँ पे शहरी किसी ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी तो वो हिफाजती एंटीना लगाएगा। अब जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसके बाद जो एसोसिएशन या जो काइट फ्लाइंग बनाने, पतंगे बनाने वाले, डोर बनाने वाले, अगर वो इस पर अमल दरामद नहीं करते तो 6 से 7 माह की उनको कैद और जुर्माने उनको अलग होंगे। ये भी SOPs या उनको कानून में जो है वो चीज़ें अमेंडमेंट की जा रही हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट अपनी पुलिस की सरबराही में एक सर्वेलेंस कमेटी बनाएगी। वो कमेटियाँ वो पूरे शहर के अंदर राउंड करेंगी, वो इस चीज़ को बावर करवाएंगे कि जो SOPs हमने तय किए हैं, क्या आया उन SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। आपको लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं होगी, आपको फायरिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जो उन्होंने कहा है कि इसको अगर अपनाते हैं, होती थी, लोग रातों को फायरिंग, अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद होता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि महफूज बसंत मनाई जाएगी कि सारी रात, पहले तो बसंत यही होती थी। तो त्यौहार है तो फिर आप 2 रोज़ का त्यौहार आप जब तक मर्जी मनाते रहें। इसके आगे फर्दर स्टैंडर्ड जो है वो आगे तय होंगे, क्योंकि अब मरियम औरंगज़ेब ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमें कानूनी पेचीदगियों को दूर करना होगा। देखें, आपके पास 2009 से लेकर आपका 2015 तक आपके प्रोहिबिशन एक्ट है काइट फ्लाइंग के, आपने पाबंदी लगाई हुई है। जी बिल्कुल है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले उन कवानीन में अमेंडमेंट करनी है। बिल्कुल। अमेंडमेंट करेंगे तो आप इजाज़त देंगे कि एक महदूद आपने इजाज़त देनी है। और तो जितनी आप उसके लिए कर सकते हैं कि अगर इन तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, जो SOPs बनाए गए हैं, तो उसके बाद जी बचत कोई नहीं है। मेरा ख्याल है ना, जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैंने जो चीज़ें देखी हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन पे जिस तरह वो फोकस कर रहे हैं, पीरा फोर्स आप देख लें, CCD देख लें आप, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है, अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस पर भी इम्प्लीमेंट करवा रही है। और अगर आप एक त्यौहार अगर मनाना भी चाहते हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इस त्यौहार को वेलकम करना है। अब इस त्यौहार से ही आप ये ना समझें कि ये एक गवर्नमेंट का या एक मजहबी, इसको आप जरा दे दें, इसको किसी चीज़ को शामिल ना करो। चीज़ बनाते हैं और जो ये खरीदते हैं, अब इससे कम से कम खरीदने वाले बाइकआउट कर। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आप ये त्यौहार शुरू करेंगे इससे कितने लोगों को रोजगार, रेवेन्यू, नो डाउट रेवेन्यू कितना आएगा। अब आमिर भाई, आप लोगों ने त्यौहार मनाया, खोखर साहब इस त्यौहार को, मेरा नहीं ख्याल कि खोखर साहब आपने कभी मनाया ये त्यौहार लाहौर में? मैं पतंग, अभी आपने कहा मैं पतंग उड़ाता हूँ, लाहौर में त्यौहार नहीं ना देखा उन्होंने। तो आमिर भाई बता रहे थे कि ना सिर्फ लाहौर, इंडिया से लोग आते थे, UK से, USA से लोग छतें जो हैं वो छतों की छतें बुक करा लेते थे। उसके बाद PC में होटल बड़े महंगे हो जाते थे, लोगों ने होटल्स में आके रहना। तो लिहाजा उन चीज़ों,
अच्छा खासा चलता था। पोल्ट्री का आपका खाने का बिजनेस, खाना आप अलग कर लें, आपकी डोर, आपकी पतंगे अलग कर लें, लाइट्स, टेंट्स, आपके छोटे छोटे जो खाबे वो चीज़ें होती हैं, वो उस तरह के लोगों को बड़ा बड़ा रेवेन्यू जो है वो मिलता है। तो अगर उस नज़र में देखा जाए, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इजाज़त जो है वो दे देनी चाहिए। अब क्योंकि इसका हतमी फैसला मरीम नवाज ने करना है, ये अब ये तमाम चीज़ें कानून में पेचीदगियाँ दूर करके नई अमेंडमेंट करके स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी जो लॉ की है उनके पास जाएगा, फिर वो इसकी अप्रूवल देंगे, फिर ये मेन कैबिनेट के पास आएगा। तो फरवरी तक हो सकता है कि जो प्रेपरेशन है ना गवर्नमेंट की, जो मैंने इस चीज़ को परखा है, उससे लगता है कि गवर्नमेंट इजाजत देने जा रही है। अली, दूसरे ममालिक में भी, दुबई में होती है, मैंने चाइना में, बीजिंग में देखी है ना, तो वहाँ क्या SOPs होते हैं, किस तरह सेफ होती है? सिंपल बात बताऊं, वहाँ पे ये जो डोर है ना वो डोर नहीं होती। बस ये एक फार्मूला है कि जो एक पतंगे उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उनकी डोर ये केमिकल वाली नहीं होती। तो ये देखे ना, जो असल में ना सिर्फ डोर पर काबू कर लिया जाए ना, कि दाती डोर और तंदी डोर और जो ये शीशे वाली डोर है ये इस्तेमाल ना कीजिए, तो बाकी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और जो इसको त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए, ना कि इसको खूनी त्यौहार मनाना चाहिए। और आपको पता है कि जो ये टूरिज्म की एक बड़ी वजह होती है, जैसे कि आपने खुद अभी प्रोग्राम में बयान किया कि दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं त्यौहार मनाने लाहौर आते थे, जैसा कि ये एक त्यौहार है, इसको त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए इसको। और हमारे जो शहरी है खासतौर पर इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो मीडिया के जरिए कैंपेन शुरू करे और लोगों को बताए कि ये जो दाती तार है ये इस्तेमाल ना की जाए, तंदी इस्तेमाल ना की जाए, शीशे वाली डोर इस्तेमाल ना की जाए, ताकि क्योंकि ये इंसानी जानों के लिए खतरा होती है। हमारे यहाँ क्योंकि सिंपल सी बात है, वो भो काटा वाला गाना आपने सुना ही है कि दिल हुआ भो काटा। अब जब तक किसी की पतंग नहीं काटते आपको मजा ही नहीं आता। वाकई ऐसे ही, तो वो पतंग काटने के लिए हम वो केमिकल वाली डोर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इस बार आप वो कटा ना करें, जस्ट आप एक त्यौहार मनाएं, इकट्ठे हों, गपशप लगाएं, खाना खाएं, आप पतंगे उड़ाएं, दैट्स इट। आप इस चीज़ को एंजॉय करें। और अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है तो आप लोगों के लिए ले रही है कि एक और मुझे लगता है कि अगर ये इजाज़त दे दी ना तो फिर बड़े मियाँ साहब भी जाके पतंग जरूर उड़ाएंगे। वो तो लाजमी, वो त्यौहार लाजमी एंजॉय करेंगे। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन अगर ये इकदाम उठाया जा रहा है तो यकीन माने ये बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए एक फेस्टिविटी का समा होगा, इसमें अब आपने जिम्मेदारी का सबूत। और हमारी आने वाली जो नस्ल है उसको किसी को नहीं पता ये त्यौहार क्या। सही बात है, देखा ही नहीं किसी ने, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है बसंत का त्यौहार है क्या। एक अच्छा इकदाम है, हेल्दी एक्टिविटी है ये। मोबाइल फ़ोन और ये कमरों में बैठने से अब जो है ना एक लाइफस्टाइल आपका तंग होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, इनको रिवाइव होना चाहिए। लेकिन जो इश्यूज़ हैं उनको भी साथ साथ देखना चाहिए। हमें कम अज़ कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। आपकी वजह से किसी की जान चली जाए, ये तो सारी ज़िंदगी के लिए एक वो कहते हैं ना जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इस चीज़ से जो है वो गुरेज करें प्लीज़। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने जाना है जी अगली खबर की तरफ। खबर ये है जी, गुलबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मेहरबानियां मंजूर शुदा PC1 में 1 अरब 17 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। दुर नायाब की खबर है जी। LDA गवर्निंग बॉडी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाने के लिए उसूली जवाब पेश करने के बजाय क्रॉस सेक्शन में तब्दीली का उज़र पेश किया गया है। क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये गुलबर्ग को ब्यूटिफिकेशन के लिए मजीद 1 अरब 17 करोड़ रुपए फंड जो है ना मांगे गए हैं। तो ये जो गुलबर्ग को तो ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो शादरा को भी देख लें, शादरा का हाल क्या है। बंद रोड की जो बस्तियां उनको भी देख लें, जो रायवन रोड की जो बस्तियां हैं वो मुल्तान रोड पर जो बस्तियां वो देख लें। फिर आप ब्यूटिफिकेशन पर पैसे खर्च करते हैं, पहले जो लाहौर की जो टूटी सड़कें उनको तो बेहतर मुकम्मल कर लें, उनको तो मरम्मत कर लें। आप मॉडर्न टाउन से मेरा घर है, मॉडर्न टाउन से मैं रास्ते में आऊँ तो रास्ते में मुझे 3 जगह टूटी सड़क मिली है और वो सीवरेज वाले उखाड़ कर चले गए थे और उसके बाद वो सड़क बन नहीं सकी। उसी तरह टूटी सड़क है जिसकी वजह से टायर जो है वो लग गया और गाड़ियों की कमानियां जो है वो टूट जाती हैं। इतनी टूटी सड़कें हैं, उनको तो पहले मरम्मत कर ले, ब्यूटिफिकेशन का तो बाद में सोचे ना आप। ब्यूटिफिकेशन के लिए ये बिल्कुल बजट। और फिर गुलबर्ग पर इतनी मेहरबानी है क्यों? गुलबर्ग अमीरों का इलाका है इसलिए, शादरा गरीबों का इलाका है इसलिए उस पर पैसे नहीं खर्च होते। शादरा में पिछले दिनों आप शादरा में सैलाब आया तो शादरा के हालात क्या बन गए थे जब सैलाब के दिनों में शादरा के हालात। और आए दिनों शादरा की जो ट्रैफिक है वो बंद होती है, वो कोई भी मुजाहरा होता है, जलसा जुलूस होता है तो शादरा के रोड बंद हो जाते हैं। और शादरा में कोई स्कूल नहीं अच्छा,
अच्छा, कोई तलीमी इदारा अच्छा नहीं है, कोई वहाँ के खाने पीने की या मेडिकल स्टोर या वो ब्रांड की जो दुकानें होती हैं वो दुकानें वहाँ नहीं शादरे बन सकी। शादरे का भी सोच लेना, और जो मुल्तान रोड की जो बस्तियां हैं उनका सोचे, जो बंद रोड की बस्तियां उनका सोचे। ब्यूटिफिकेशन तो बाद की बात है ना। बिल्कुल, ये तो खोखर साहब मैं आपकी बात से 100% देखिए दो चीज़ें होती हैं, आप दो मुख्तलिफ एंगल से इसका जो है वो जायज़ा लें। एक तो आप देखें कि गुलबर्ग आपका सेंट्रल है, सिंपल सी बात है। अगर आपका सेंट्रल एरिया में आपका बिजनेस हब भी है, तो बिज़नेस को अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपने इस तरह की जो सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ बिज़नेस के मामलात जो वो तय होते हैं। मुख्तलिफ कॉरपोरेशन जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो वहाँ पे काम कर रही हैं। अब वो कॉर्पोरेट कंपनियाँ आपको टैक्स भी देती हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब वो आपको टैक्स देती हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सहूलियात देनी है। सहूलियात क्या है? सहूलियत आपने सीवरेज का निकासी आप बेहतर करना है, आपने चलने के लिए, गाड़ी ड्राइव करने के लिए रोड अच्छा देना है, उनको सफाई देनी, ये उनकी डिमांड है। अगर हम इस दफ्तर में बैठे हुए हैं, हम इस दफ्तर के एक टैक्स जो है वो हम पे करते हैं। अगर हम कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में बैठे हैं तो हम जब टैक्स पे करते हैं तो हमें भी या इस इंडस्ट्रियल स्टेट की, इस ऑर्गेनाइजेशन की इसकी जिम्मेदारी है कि हमारा रोड जो है वो साफ़ सुथरा हो, सीवरेज का निकासी आपका मसला जो है वो हल होना चाहिए। जहाँ तक खोखर साहब की बात है, आप किसी बड़े शहर को या बड़े इलाके को, पोश इलाके को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। जो छोटे इलाके में ये भी नहीं कहता कि आप उनको भी नज़रअंदाज करें, उनके लिए भी ऐसे ही प्रोजेक्ट लेकर आए। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, दो मुख्तलिफ एंगल से देखें। आपका सेंट्रल हब है, CBD उसके पास है, CBD उसके पास है, तो आप कैसे ऐसे इलाके को इग्नोर कर सकते हैं? अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो गुलबर्ग से होकर अगर CBD के पास आता है तो अगर गुलबर्ग में उसको टूटी सड़क मिले, सीवरेज का निकासी, उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो उधर ही लूज हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरह की जो चीज़ें हो रही है वो बेहतर है। हम जहाँ तक खबर की बात है कि एक जो उन्होंने क्रॉस सेक्शन बना के जो जवाब पेश किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के अप्रूवल के ऊपर मेरी हमेशा से यही एक तनकीद भी रही है गवर्नमेंट के ऊपर, इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कि जो प्रोजेक्ट एक दफ़ा प्लानिंग जो है वो एक दफ़ा कर लिया करें, बार बार प्लानिंग करते हैं। अब आप देखें मनसूबा 4 अरब 48 करोड़, सिंपल सी बात है। जब आप बार बार प्लानिंग करते हैं ना तो उसमें शकूक व शबाहत आ जाती है। नहीं तो इसकी वजूहात भी आपको पता ना कि बार शकूक व शबाहत, सिंपल सी बात है, शकूक व शबाहत आ जाते हैं कि आप किसी को लगता है कि नवाज रहे हैं, या किसी की आपको कोई डिमांड आ गई कि जनाब आप प्रोजेक्ट में ये चीज़ ऐड कर लें। तो लिहाजा जब एक प्लानिंग हो जाती है तो प्लानिंग इस तरीके से करें कि आपको 15-20 साल तक प्लानिंग करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कितना बजट दे रहे हो इसको, आप इसमें 10 अरब और डाल दें, कोई मसला नहीं। आप प्लानिंग इस तरह से करें कि आपको 15 साल तक किस इलाके का मसला जो है वो दोबारा होना नहीं चाहिए, ये आपकी प्लानिंग हो। और बार बार आए रोज़ जो रिवाइज किए जाते हैं प्रोजेक्ट, ये आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट आप एलोकेट करते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि आपने बार बार किसी और स्कीम से बजट निकाल के इनको देना होता है। तो जहाँ तक बात है खोखर साहब की कि जो अली ये खुद सब चीज़ें की जाती है, खोखर साहब से पूछ लें आप, खोखर साहब खुद किया जाता है सब कुछ, बहाने लेट करना, खोखर साहब जो रिवाइज करती है आए रोज लागत में इजाफा कर दिया जाता है। ये किस तरह? जी बिल्कुल, इस वजह से ये असल में जो ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म मैं ये कहूँगा कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, फिर फंड जारी नहीं हो रहे, फिर डिले क्या होता है, क्यों बार-बार डिले? PC1 तैयार नहीं हो रहे, फिर इसमें मुख्तलिफ होता है कि कमीशन का भी चक्कर होता है कि अफसरों को, जो ब्यूरोक्रेसी को या दूसरे जो किकबैक्स जो लेने वाले लोग हैं उनको कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से ठेका लेट हो जाता है। और ठेका बार बार लेट होने की वजह से जो आए रोज सीमेंट, सरिया और बजरी और रेत और इसकी कीमत बढ़ जाती है, और वो कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से फिर लागत बढ़ जाती है। और जब लागत बढ़ जाती है तो फिर नया सिरे से PC1 तैयार होता है और नई लागत बनती है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि जो मनसूबे बनते हैं उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए, और जो टाइम फ्रेम, हर मनसूबे का टाइम फ्रेम दिया जाए कि ये मनसूबा है, ये इतने में मुकम्मल होना चाहिए, इसका ये टाइम फ्रेम है, और उसमें सर ये मुश्किल नहीं है, हमने ग्राम दौर में इसकी बहुत बड़ी मिसालें देख चुके हैं। तो इसके लिए बस आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, मुतल्लिका लोगों के सर पे सवार रहना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है कि वो काम क्या कर रहे हैं, बस इसके अलावा इस पे कुछ नहीं अमल दखल होता। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि 5 बड़े अस्पतालों के लिए 60 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जिन्ना अस्पताल, एलाइट मेडिकल कॉलेज, गंगाराम, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर के लिए 10-10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। PGMI और जनरल अस्पताल को 20 करोड़ मिलेंगे। फंड से मशीनरी खरीदी जाएगी, मुरम्मत और अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे। अली रामे जी बिल्कुल, ये जो बजट अप्रूव किया गया है, ये आपके मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत मौजूद हैं। तो अब उनकी हालत भी ऐसी है कि बारहा जब भी हमारे पेशेंट्स जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि हमारी CT स्कैन की मशीन बंद है, हमारी MRI की मशीन बंद है,
हम ये हमारी फला मशीन जो है वो बंद है। महंगे टेस्ट कोई बाहर से करा नहीं सकता। सिंपल सी बात है, आम आदमी तो टेस्ट करवा ही नहीं सकता बाहर से, कोई भी नहीं। मिडल में अब तो मिडलमैन की भी पॉइंट से जो है ना वो दूर हो चुके हैं, ये टेस्ट वो करवा ही नहीं सकते। तो लिहाजा उसके लिए कुछ हॉस्पिटल्स की डिमांड थी लाहौर और पंजाब के कि उनको मशीनरी जो है वो उसकी मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए जो है वो कुछ बजट दिया जाए। तो उस पर गवर्नमेंट ने ये 60 करोड़ रुपए का बजट जो है वो फौरी तौर पर अप्रूव किया है और ये एक सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, एलोकेशन तो नहीं थी इसके अंदर। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि आप हमें फौरी तौर पर ये बजट जो है वो रिलीज़ करें। तो पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन का बजट जो है वो कभी रुक ना जाए, रुक ना पाए। सीएम साहिबा अब इसमें उन्होंने सीएम ने बाकायदा साफ कहा है कि एजुकेशन तालीम से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बट फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कोई सब अब देखिए, मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ, हमारी एक पर्सनल भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम वो नहीं अदा हम तो अस्पतालों के मामलात में भी खुदा का खौफ नहीं खाते। अब वहाँ पे भी ये भी है कि जब रश इतना हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। अब आप एक डॉक्टर हो, आपकी क्लिनिक के बाहर 20 या 25 या 100 बंदा बैठा हो, तो आपके ऊपर एक प्रेशर है, मेंटली आपके ऊपर एक प्रेशर आता है। तो उसके लिए आपको नए डॉक्टर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको HR अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपकी अफरादी कुव्वत बढ़ानी पड़ेगी। अफरादी कुव्वत क्यों नहीं बढ़ रही, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कोई डॉक्टर आपके पास आना नहीं चाहता, आने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है, आपका 45% इस वक्त आपका जो अफरादी कुव्वत है वो हॉस्पिटल्स के अंदर वेकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। ऐसे ही है। कोई बंदा ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के कि कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट कह रही कि हम इनके सैलरीज बढ़ा देती हैं, इनको पर्क्स एंड प्रिविलेज देते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं। नीयत का है कि जो अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका काम करने की नीयत नहीं है, काम करने को दिल नहीं चाहता। और होना चाहिए कि सुबह 8 से 9 सरकारी दफातर का जो टाइम है वो 9 से 5 बजे है, तो अस्पतालों का टाइम भी 9 से 5 बजे होना चाहिए कि ना डॉक्टर सुबह 9 बजे आए, 5 बजे उनको छुट्टी हो। लेकिन डॉक्टर सुबह 11 बजे दफ्तर आते हैं, अस्पताल आते हैं, आकर मरीज घेरते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं और उसके बाद 1 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसला बड़ा बन जाता है। मरीज बेचारे प्राइवेट क्लिनिकों पर चले जाने पर मजबूर होते हैं और डॉक्टरों का जो अमला होता है, अस्पताल का जो छोटा अमला होता है, वो डॉक्टरों प्रोफेसरों के साथ मिला होता है। उन्होंने वो डॉक्टर मरीजों को कहता है प्रोफेसर साहब के प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, और इस बार वो घेर कर ले जाते हैं। साहब ये भी बात है, अगर एक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल उसका अपना क्लिनिक है, वहाँ पे 100 बंदा बैठा हुआ, वो 100 बंदे को देख के जाएगा। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ 100 बंदे को देख के उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। खाने के टाइम पे आपको ब्रेक चाहिए, मरीज क्योंकि साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बट अली अगेन मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, हर जगह पर नहीं है, हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखा भी है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं वो बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी से काम करते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ गैप्स हैं और डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं कुछ ना मशीनरी की तरफ भी आना चाहूँगी, सिटी स्कैन मशीन, MRI मशीन, क्योंकि ये अगर तो इनको नई लेकर आई जाती हैं तो इनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं की जाती है, टेक्नीशियन प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं करते, क्योंकि इन पर इतना सारा बर्डन होता है, एक दिन में धड़ाधड़ टेस्ट होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हमें इन्हेंस करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा, और एक मशीन पे इतना अगर बोझ आएगा तो उसने जवाब ही देना है खोकर साहब। बिल्कुल, इस वाले से जो मशीनरी की लुक आफ्टर है वो बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस रिपेयर बहुत जरूरी है। और महकमा खजाना जो है गाँव बगा है, मेंटेनेंस रिपेयर के लिए बजट भी जारी करता रहता है अस्पतालों को। तो अस्पतालों के जो MNS साहबान है, वो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था कि मुखर्र हजरात से भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे देखें गोहर जाद साहब जैसे देखें, उन्होंने जिना अस्पताल में काम करते हैं और जो जिना अस्पताल में उन्होंने किडनी का सेंटर जो बनाया हुआ बड़ा जबरदस्त, PIC में काम किया, फ्रेंड्स ऑफ PIC ने काम किया हुआ। इस तरह दूसरे अस्पताल जो चिल्ड्रन अस्पताल है या म्यू अस्पताल है या गंगाराम अस्पताल है, पेश हैं, बस आप कुछ करने की नियत रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल बात आपकी। अच्छा जी, हमने जाने जी अभी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हम अगली खबर की तरफ आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत के मंसूबा एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त, एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। कैसर खोखर साहब। जी बिल्कुल, पंजाब एयरलाइन मनसूबे पर काम तेज़ हो गया है, लेकिन मैं इस मनसूबे की मुखालफत करूँगा क्योंकि जो PIA है जो उसकी भी तो एयरलाइन है जो खसारे में जा रही है। अगर पंजाब हुकूमत अपनी एयरलाइन बना लेगी तो पहले पंजाब हुकूमत अपने हस्पताल तो चला ले, अपने तलीमी इदारे तो चला ले। अब देखें जो पंजाब हुकूमत ने बड़ा एक नौजवानों के साथ बड़ा एक ज्यादती की है कि महकमा हायर एजुकेशन ने
किया गया है। CTI कॉलेज टीचर इंटर्न भर्ती कर ली 6 महीने के लिए 50,000 रुपये तनख्वाह, जहाँ पर MA और MPhil पास नौजवानों को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। 6 महीने के लिए रखा जाएगा, 6 महीने बाद फारग हो जाएंगे, उनकी शादियां भी नहीं हो सकेंगी। और अगर हुकूमत 8,000 जो रेगुलर टीचर भर्ती करती, रेगुलर लेक्चर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती करती, उनको रेगुलर नौकरियां मिलती और हमारी जो सीरियसनेस है एजुकेशन में वो जार करती, तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब एयरलाइन मनसूबा बनाया जाएगा, 5 त्यारे इसके लिए जी वो लीज पर लिए जाएंगे जी, तो इसके बाद एयरलाइन मनसूबा चलाया जाएगा, फिर मनपसंद उसमें भर्तियां होंगी जी, फिर मनपसंद लोगों को फ्री टिकट मिलेंगे और हुकूमत के वुज़रा जो है मुफ्त सफर करेंगे और वो एक नई बंदरबाट शुरू हो जाएगी, नई सरकारी MPA को कोटा दिया जाएगा भर्ती करने के लिए। तो ये इसका तो फायदा क्या, इसकी बजाय पहले अपने अस्पताल तो चला ले, पहले अपने तलीमी इदारे तो चला ले, पहले अपने जो मौजूदा आपने जो चीजों की निशानदेही की है ना वो बिल्कुल 100% की है, बट इस मंसूबे की जरूरत नहीं है, इससे फायदा नहीं लोगों को नहीं, लोगों का पहले हमारी PIA मौजूद है, जो एयरलाइन मौजूद है उसको तो बेहतर करे ना, उसको आप उसमें शेयर अपना ले ले, खरीद ले, शेयर खरीद ले, पंजाब गवर्नमेंट अपना उसमें शेयर खरीद ले, उसमें गवर्नमेंट से बात करके हिस्सा डाल ले। अब नई एयरलाइन मनसूबे बनाए, पहली जो एयरलाइन चल रही है क्या वो मुनाफे में जा रही है? 1 अरब रुपए के फंड्स अली रामे। देखें खोकर साहब की बात करते हैं इनसे नहीं, मैं इसमें तो यही सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि खोकर साहब गलत कह रहे हैं। खोकर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ को अगर ये कप है, इस कप को देखने के 2 पहलू हैं, एक इसके ऊपर ब्रांडिंग है, एक इसके ऊपर मटेरियल है, और एक इसका फ़ायदा है कि हम इसके अंदर कॉफ़ी पीते हैं। 2 चीज़ें हैं। अब अगर पंजाब हुकूमत अगर एक एयरलाइन मंसूबा शुरू करने जा रही है, अब सबसे पहले देखें कि 5 त्यारे आ रहे हैं, 5 त्यारों में क्रू मेंबर्स होंगे, वो कहाँ से होंगे? पंजाब से होंगे, जाहिर बात है। किसको रोज़गार मिलेगा? अब एक अथॉरिटी बनाएंगे, अमला काम करेगा, वो कहाँ से आएगा? रोजगार मिलेगा। तो आपके यहाँ पहली पसंद नापसंद को पहले तरजीहात दी जाती है ना, वो अलग बात आ गई ना, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इसमें प्रोफेशनल लोग आते हैं, जहाज का अमला थोड़ी ना सिफारिश पे आता है, क्या हो गया? नहीं तो बाकी लोग जो होंगे, अब बाकी जो PPSC, हमारा PPSC के थ्रू अगर अथॉरिटी के थ्रू अगर भर्तियां होती हैं, तो क्या पीरा फोर्स के अंदर आप भर्तियां कैसे हो रही हैं? PPSC के थ्रू हो रही हैं, सिंपल सी बात है। अगर वो एक प्रोफेशनल आप एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेटअप बनाने जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपने किसी गवर्नमेंट अदारे के थ्रू ही वहाँ पे हायरिंग जो है वो करनी है। आपका कोई जॉब हंटर होगा, तो लिहाजा एक पहलू उसका वो है। अब दूसरा पहलू ये कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को एक सफरी सहूलत ऐसी दी जाए कि हमारे रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो। सिंपल सी बात है। अब टिकट का किराया जो दूसरी एयरलाइंस है वो ज़्यादा लेती हैं, हम कम करके उनको एक सहूलत दें, और उसके साथ जब लोगों को ये सहूलत आएगी कि आप कम किराया करेंगे, लोगों को सफरी सहूलत आप डोमेस्टिक दें, डोमेस्टिक के साथ साथ बाद में इंटरनेशनल भी किया जाएगा, उसका एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब जो इन्होंने मॉडल बनाया उससे अच्छा खासा रेवेन्यू वो हासिल कर रहे हैं। मतलब आप 20 या 25 अरब रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर बात हो कि वज़रा के रियादा से सफर हो रहे हैं फ्री, तो वो अब नहीं कर रहे ना, अब नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। तो अगर वो जहाज आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? और जहाज ऐसे नहीं है कि सारी मलकियत आपकी होनी है, जहाज आपने लीज पे लेने, लीज पे लेने, अब किसी के अंडर काम करेंगे। गवर्नमेंट का मरियम नवाज का उसके साथ डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं है। मरियम नवाज ने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये पंजाब की इन्वेस्टमेंट है, पंजाब का इससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। अब बैंक ऑफ पंजाब है, अब बैंक ऑफ पंजाब जो सारा रेवेन्यू हमें थोड़ी ना दे रहा है, बिल्कुल ऐसे। हमने एक सेक्टर बना दिया, सेक्टर बना के उसको एक सहूलियात दे दी कि हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की आपकी तैनातियाँ होंगी, बोर्ड ऑफ मेंबर होगा, आप रेवेन्यू जनरेट करें बस। आप अच्छा एक बैंकिंग सिस्टम लेके आए जो कि प्राइवेट बैंकों के मुतबादल हो, हमने वो सेक्टर खड़ा कर दिया। तो हम पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 एयरलाइन है। अब 5 नई एयरलाइन रजिस्टर होने जा रही हैं, ये भी एक मैं आपको खबर दे रहा हूँ। 5 नई एयरलाइन जो है वो रजिस्टर होने जा रही हैं सिविल एविएशन के साथ, और उसके बाद पंजाब अगर अपनी एयरलाइन बना लेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप देखें बाकी मुल्कों के अंदर वहाँ पे भी इस तरह से उनकी अपने सूबों की एयरलाइंस हैं। मैं चाइना में गया हूँ, तिब्बत की अपनी एयरलाइंस है, सिचुआन प्रोविंस की अपनी है, हांगजो की अपनी है, मुख्तलिफ उनके जो सदर्न चाइना उनकी अपनी एयरलाइन है। अगर एयरलाइन बना दी जाए तो एक रेवेन्यू अगर जनरेशन अगर अच्छी आती है तो हमारे बजट में इजाफा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा, आपको सस्ता टिकट मिल जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी देखा जाता है, एक ये पहलू भी है। दूसरा पहलू खोकर साहब का है, मैं वो भी इससे इतफाक़ करता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो खोकर साहब ने हायर एजुकेशन इस तरह की बात की, वो एक अलग सेक्टर है, उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट, आप खोकर साहब हम ही खबरें देते हैं कि पेंशन का बजट इतना बढ़ गया। सही बात। अब वो पेंशन का बजट जो है वो कम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप प्रपोजल ये दें कि भाई खुदारा इंडस्ट्री लगाए,
हाँ, ये जरूरी है। इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री से आप लोगों को रोजगार देंगे, इंडस्ट्री से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपका एफडीआई अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। अगर तवज्जो देनी है, अगर मरियम नवाज चाहती हैं, फिर आपको बिल्कुल रूट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि भाई पंजाब तरक्की करे, सिंपल सी बात है, पंजाब के अंदर इंडस्ट्री कायम हो। अब हमारा तो सवाल सिंपल से ये हो गया कि जब से मरियम नवाज आई वो सरमायाकारी कितनी लेकर आई। कर्जा तो आप ले रहे हैं फेडरल या दीगर डोनर एजेंसी से, हमें ये सवाल करना चाहिए कि आपने इतने टाइम के अंदर सरमायाकारी क्या लेके आए। अब उनके पास मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं अपने, खैर उसके लिए एक टाइम जो है वो आपको दरकार होगा। अगर वो इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो फिर आपका रेवेन्यू जो है अच्छा खासा बढ़ सकता है। और कहने में भी यही आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के ऊपर लोगों का फोकस बहुत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लोगों की तलब जो है वो भी बढ़ती जा रही है। मुश्किल वक्त बिल्कुल है, महंगाई बिल्कुल है, इससे कोई किनारा कशी नहीं है। मैं कोई इस पर नहीं कर सकता कि मैं गवर्नमेंट को इस पर डिफेंड करूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ। महंगाई है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर अपने आप मुल्क को देखें ना, तो आपका मुल्क का ग्रॉस जो है वो ऊपर जा रहा है। लोगों की तवज्जो इस मुल्क के ऊपर आ चुकी है। अब चाइना से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि उनको यहाँ पर मजदूरी जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल, हम एक ब्रेन गेन एक थ्योरी है वो इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से लोग, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, अब लोग बाहर से इधर आना शुरू हो गए, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे इन्वेस्ट करके लोगों का जो मजदूरी है वो बहुत कम है, क्योंकि अपने मुल्कों के अंदर उनको मजदूरी बहुत ज़्यादा देने पड़ रही है। एप्पल ने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी एप्पल चाइना गया, एप्पल इंडिया गया ना, अब वो इंटरनेशनल कंपनीज वो इधर आके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको उन कंपनीज को ज़रूरत है कि उनको टैरिफ कम मिले, लाइट्स का, बिजली का, उनको टैक्स से छूट मिले, क्योंकि उन मुल्कों में उनको अब हैवी टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पर वो चीज़ें गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है इंडस्ट्रियल जोन की, हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है खोकर साहब की, कि खोकर साहब इधर आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको ये टैक्स रिलीफ देंगे। सऊदी अरब का डेलीगेशन है, मरियम ने क्या कहा कि जीरो टैक्स, वो कोई पॉलिसी नहीं होगी, आप इजी होके काम करें। तो जो इन्वेस्टर है बाहर का, उसको यही चाहिए और कि भाई मुझे रिलीफ दे। अगर मेरे 20 रुपए लग रहे हैं, 20 में से मुझे 15 भी बच रहे हैं, 5 जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा एक फैक्टर वो है। तो हम एक गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर अभी नहीं हुए, अब उस तरह हमारा ग्रॉस जो है वो डेवलपिंग में नहीं जा रहे, अंडर डेवलप कंट्री हम, तो लिहाजा इसलिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दूसरी वजह रीज़न आ जाती है फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। अब सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो सिक्योरिटी इदारे ही जानेंगे उनको क्या करना है, और उसके लिए उन्होंने कुछ इकदाम किए भी हैं। ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो आपका मुल्क तरक्की भी करेगा और मैक्सिमम लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना वक्त अहम ज़रूरत है। जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर जो हमारी है अगली लेस्को से है। अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ मख्तस 500 ट्रांसफार्मर खरीदने की मंजूरी दी गई है। बहुत बड़ा इशू है जी ट्रांसफार्मर्स का। और वेदर जब चेंज होता है तो हम देखते हैं कि लेस्को जो है वो आने वाले सीजन के लिए तैयारी करे। खोकर साहब क्लासरूम में जैसे ऐसे हाथ खड़े करते हैं। जी खोकर साहब। जी बिल्कुल, ये लेस्को का जो सिस्टम है इसको अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। आपको पता है कि हल्की सी आंधी चले या वैसे बाय द वे खोकर साहब हर साल अपग्रेड करते हैं और वहाँ के वहीं होते हैं। जी बिल्कुल, हल्की सी आंधी चले या थोड़ी सी बूंदाबांदी हो तो फीडर जो है ट्रिप हो जाते हैं, लिहाजा इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और ऐसे ट्रांसफार्मर जहां पर बहुत ज्यादा लोड है उन ट्रांसफार्मर की जगह नए ट्रांसफार्मर रखने की जरूरत है। और इस वाले से 500 ट्रांसफार्मर जो रखे जा रहे हैं ये बहुत थोड़े ट्रांसफार्मर है। लाहौर में आगे देखे गर्मी आ रही है और आगे मौसम सरमा आ रहा है, तो इस वास्ते जो लोड है वो जब बढ़ता है तो इस वक्त लोड तो कम हो जाएगा खोकर साहब, लोड कम हो जाएगा, लेकिन हीटर वगैरह चलेंगे ना। हाँ, हीटर वगैरह चल अब हर कोई भी नहीं चलाता खोकर साहब। गैस वैसे नहीं आ रही, बिजली के हीटर चलाते हुए भी तो लिहाजा जो जहाँ ट्रांसफार्मर का लोड है वो जरूरी है कि वहाँ नए ट्रांसफार्मर रखे जाए और अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। जो फीडर है उनको अपग्रेड किया जाए और जो इनकी लाइनें ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी बात ही है। खोकर साहब की बात ठीक है कि हमारा सिस्टम जो है उसको अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, बहुत पुराना है। और अपग्रेड ऐसे हो जैसे GR1 के अंदर अपग्रेड हो रहा है। अच्छा, हाँ, वहाँ क्या अंडरग्राउंड सारा वाइट? भाई आप सोच नहीं सकते, वो कह रहे हैं कि एक फेज से लाइट जाए तो दूसरा फेज रेडी हो। अच्छा, दूसरे फेज से लाइट जाए तो तीसरा फेज रेडी हो। आम आवाम को ये सहूलत क्यों नहीं? आंधी आए
चाहे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, लेकिन बिजली बंद ना हो। बारिश आए, 500 मिलीमीटर बारिश हो जाए, बिजली बंद ना हो उनकी। इसके अलावा धुंध हो, जितनी मर्जी धुंध हो, इनके जो तारे हैं उनके ऊपर कोई मसला ना। दूसरा अंडरग्राउंड सारी वहाँ वायरस। आपको सब बात तो सुन लेना। हाँ जी। अब मैं आपको तफसील बता रहा हूँ ना, 1.5 अरब रुपए लगा रहे हैं आप सिर्फ GOR1 के अंदर। अच्छा, सिर्फ GOR1 के अंदर, क्योंकि वो अशरफिया है। ये हम जो लोग हैं कमी कमीन लोग वो समझते हैं हमें। सिंपल सी बात है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको तो कमी कमीन समझती है, आम आदमी को तो वो समझते ही कुछ नहीं है। तो उनके लिए अगर 1 अरब 1.5 अरब रुपए लगा के आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो बाकी पूरे सिस्टम की अपग्रेडेशन क्यों नहीं? वो सुस्त रवि का शिकार क्यों? भाई उन्होंने सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड तारे हों, धुंध ना पड़े उनके ऊपर, सूरज की रोशनी ना आए, जितना मर्जी तेज आंधी तूफान आए। शायद सिप्रा साहब कहते हैं बिल्ली आ जाए, भैया ना आपके मोहल्ले के अंदर आपकी सोसाइटी का ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, आप मुझे ठीक करवा के बता सर, पूरा दिन नहीं कोई सुनता। आप दफ्तर जाके पहले तो फोन कोई उठाता नहीं, आप दफ्तरों में चले जाएं तो आराम से बैठे होते। अभी सिप्रा साहब की खबर थी, एक सेक्रेटरी था पावर का, उसके घर की बिजली बंद होगी खोखर साहब। हाँ जी। और SDO को लाले पड़ गए अपनी जान के। जो बिजली के बिलों के ऊपर जो लेस्को ने जो नंबर दिए हुए हैं वापडा के, SDO के, एक्सचेंज के, तो वो उन पर कॉल करते हैं तो वो कॉल रन नहीं करते, कॉल कर करके थक जाते हैं, बैटरी लो हो जाती है, लेकिन वो कॉल रन नहीं करते। फिर अगर वापडा के दफ्तर जाए तो वहां पर कंप्लेंट सुनने के लिए बंदा को नहीं बैठा होता। फिर अगर होता है तो वो कहते हैं जी लाइनमैन गया हुआ जी और उसके पास 50 कंप्लेंट है जी, वो 50 कंप्लेंट करेगा फिर आपकी तरफ आएगा। हमारे यहाँ लोग मुजाहरे करते हैं और बिजली बंद हो जाती है, ट्रांसफार्मर चेंज करने को नहीं आता और वो बकायदा तौर पर सिफारिश करानी पड़ती है शाह सिपरे की, की सिफारिश कराए तो फिर जाकर वापडा का लैंडमैन बिजली ठीक कराने आता है, वरना बिजली ठीक करने को नहीं आता। हमारे यहाँ खोखर साहब सिस्टम इस तरह का बन चुका है कि मरियम नवाज ने अगर एक रोड इस्तेमाल करना है, गुलबर्ग वाला या मॉडल रोड वाला, या किसी ब्यूरोक्रेट ने इस्तेमाल करना, मिनिस्टर ने इस्तेमाल करना, तो वो रोड साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपने CM का जिक्र किया ना, तो वो फिर एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग जो है ना, वो CM की खुशामद करने के लिए ये काम करते हैं। सिंपल सी बात है ना कि आपने इन इलाकों की आइडेंटिफिकेशन कर दी है कि ये पोश इलाके हैं, यहाँ पे ये मसला ना है, क्योंकि यहाँ से फोन आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो बंदा बैठा हुआ है नश्तर में या शादरा में, वो उनको पता है यहाँ पे कमी कमीन बैठे हैं कि किसका फोन आएगा। तो लिहाजा इन लोगों ने अना यूसुफ और खोखर साहब के लिए सहूलियात ऐसी रख दी हैं ताकि वो अपनी सहूलियात में इतने मगन हो जाएं, अगर इतने मगन हो जाएं कि उनको आम आदमी की सोच ही ना हो कि आम आदमी को भी परेशानी होगी। सही बात है, सिंपल सी बात है। ये हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम के तहत हम चलते हैं। क्योंकि अगर मुझे देखना है, मैंने देखना है कि यार अना मेरी बॉस है, ये खोखर साहब मेरे बॉस है, इनको मैंने खुश रखना है। ये जहाँ से गुजरते हैं वो रास्ता साफ हो, वहाँ पे इनको गंद नजर ना आए, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी लगी हो, इनके घर की बिजली बंद ना हो। सिंपल सी बात है, इनके घर के सामने तजावुजात ना हो, हर चीज साफ सुथरी। बिल्कुल ऐसे ही तो भाई मेरी नौकरी पक्की है। बाकी दुनिया जाए पहाड़ में, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ आपको देखना है। हमारा सिस्टम है ये। अब अगर लेस्को की बात कर रहे हैं, अभी जो ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे अली, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लगेंगे जहाँ पर पुराने ट्रांसफार्मर है वो सीधा है, जहाँ मुसलसल खराब होते हैं। इसके ऊपर भी जहाँ बहुत ज्यादा लोड है ना, जहाँ पर जिन ट्रांसफार्मर पर, उनकी जगह ये नए ट्रांसफार्मर लगेंगे ताकि लोड कम किया जा सके। ये आप कह रहे हैं खोखर साहब, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सिफारिश की बुनियाद पर भी लगेंगे और पिक एंड चूज की बुनियाद पर भी लगेंगे और SDO और एक्सचेंज अपने जो हल्के हैं वहां पर लगा लेंगे। 8-8 घंटे 10-10 घंटे फोन आएगा, फोन आएगा, मैंने कैसे खोखर साहब दूसरा ये फैक्ट्रियों में वो अपने जैन मदनी साहब देखें जिनकी लाइट ही कभी नहीं आई। फिर दूसरा मसला ये जो फैक्ट्री एरिया में लगा लेंगे जहाँ पर लोग पैसे देते हैं, SDO को, एक्सचेंज को पैसे देते हैं, वहाँ पर ऐसे। अच्छा जी, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज है, आप ये चीजें खरीदें, लेकिन उन लोगों को इसका फायदा पहुंचाएं जहां पर लोग 10-10 घंटे जो है लोड शेडिंग का सामना करते हैं, तभी इसका फायदा होगा। बाकी मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा हर साल हम ये देखते हैं, जैसे वेदर चेंज होता है तो मेंटेनेंस के नाम पर 4-4, 5-5 घंटे बिजली भी बंद रखते हैं, लेकिन उसके समरात हमें जब गर्मियाँ आती है तब कभी नजर नहीं आए। तो प्लीज़ अगर आवाम को सहूलियात देना चाहते हैं तो ये अच्छा मौसम है जी, आप इस पर अपना काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं।